हाँ जी, भाइयों और बहनों, देवियों और सज्जनों, जैसा कि आपसे वादा था, एसएससी के सारे जीके के क्वेश्चन हम एक बार फिर आपके लिए लेकर आ गए हैं। इससे पहले हम लोग आगे बढ़ें, हम लोग आपको बता दें कि आप लोगों के सेंटिमेंट को ध्यान में रखते हुए हमने कोई भी ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर दे रहे हैं। इसलिए ये क्वेश्चंस केवल आपको जो अभी एग्ज़ाम में हुआ है उसका हल्का सा लैंग्वेज चेंज करके आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरा, जो लोग चैनल पे नए हैं उनके लिए मैं बता दूं कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम जीके के सारे क्वेश्चंस एसएससी के सभी एग्जाम के लिए लेके आते रहते हैं। इसी के साथ साथ जो भी नई वैकेंसियां गवर्नमेंट की आ रही हैं जिनमें एग्ज़ाम नहीं होता है, बहुत सौ में डायरेक्ट इंटरव्यू होता है, वो भी हम अपने चैनल पे टाइम टू टाइम डिस्कस करते रहते हैं। तो आपको बस क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है दोस्तों। डिस्क्लेमर के तौर पे मैंने यहाँ पे सारी जानकारी दे दी है, आप लोग आराम से पढ़ लें, आपका टाइम वेस्ट ना हो। पहला क्वेश्चन ये रहा, विच अमीनो एसिड रेगुलेट स्लीप एंड हंगर। इनमें से कौन सा अमीनो एसिड आपकी नींद और भूख को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है टायरोफान। तो ये अजीब सा नाम है टायरोफोफान, ये अगर आपको वहाँ पे ऑप्शन में दिख रहा था तो यही इसका करेक्ट आंसर है। अगर कोई लोग ये जानना चाहते हैं कि भाई कैसा रहा जीके का लेवल, तो एक्सट्रीमली टफ जीके का लेवल था। और मतलब 8 या 9 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन भी अगर कोई सही करके आ पा रहा है तो वो बहुत ही अपने आप को अच्छा माने कि उसकी तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। ज़्यादा अटैम्प्ट आपको करने भी नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट सत्याग्रह ऑफ गांधी जी इन इंडिया। यहाँ पे इन इंडिया चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि गांधी जी ने अपने पॉलिटिकल जीवन या फिर संघर्ष की शुरुआत साउथ अफ्रीका के मैदानों से करी थी, जहाँ पे वो भारत के जो लोग रहते थे उनके लिए लड़े थे। ठीक है, इंडिया में उनका पहला सत्याग्रह पूछा जाएगा तो चंपारण सत्याग्रह था, जो 1917 में बिहार की महान भूमि पे किया गया था। बिहार, जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे अभी छात्र आंदोलन कर रहे हैं बीपीएससी के लिए, और अब दोबारा आंदोलन करेंगे। जो टाइपिंग में एसएससी ने उनके साथ धोखाधड़ी कर दी है उसके रिलेटेड, टाइपिंग में बहुत ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम आई है, पैसेज नहीं दिख रहे हैं। ये सब चीज़ें आजकल नए तरीके के आंदोलन बिहार में होने लगे हैं। तो जी और बिहार के लाला। क्वेश्चन नंबर 3, हेडक्वार्टर ऑफ साउथ सेंट्रल रेलवे। अब वापस बहुत ही टफ क्वेश्चन है। रेलवे के कितने हेडक्वार्टर हैं, कितने डिवीजन हैं, पहली बात तो जिनके हेडक्वार्टर बनते हैं। तो रेलवे का जो है वो साउथ सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर है सिकंदराबाद। और रेलवे अभी कितने जोन में विभाजित है, रेलवे 18 जोन में विभाजित है, जिनके सबके अपने अपने हेडक्वार्टर हैं। और इनके 71 ऑपरेटिंग डिवीज़न है। ठीक है दोस्तों, इतना बड़ा फैला हुआ, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा फैला हुआ रेलवे नेटवर्क है वो है भारत का। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज इन्वेंटेड बाय जेम्स चैडविक। इनमें से किसकी खोज जो है वो जेम्स चैडविक ने करी थी। लैंग्वेज चेंज कर दी है, ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ वरना बच्चे माथे आ जाते हैं। आप एग्जैक्ट क्वेश्चन डिस्कस मत कराइए, तो चलो ठीक है, एग्जैक्ट नहीं करा रहे। तो इसका आंसर है न्यूट्रॉन। जेम्स चैडविक ने सन 1932 में न्यूट्रॉन की घोषणा करी थी। न्यूट्रॉन यानी वो पार्टिकल जो कि न्यूट्रल रहता है, जो कि मुझे भी रहना पड़ेगा, मैं किसी को भी फेवर नहीं करूँगा। क्वेश्चन नंबर 5, एफ इज इक्वल्स टू के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वेशन गिवन बाय हुम। तो ये आप लोगों को पता होनी चाहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की फेवरेट इक्वेशन है। चार्ल्स ऑगस्टीन डी कुलम्ब ने ये इक्वेशन दी थी, इसे कुलम्ब इक्वेशन भी कहा जाता है। कितनी फोर्स से दो चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे वो इस कुलम्ब इक्वेशन से दी जाती है, जहाँ पे क्यू क्यू जो है वो Q1 Q2 है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जिसने भी पढ़ा है 11th में साइंस ली है उनके लिए ये आसान था, लेकिन रिकॉल करने वाली बात थी। पेपर में रिकॉल करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का भी डिफिकल्टी लेवल हाई था। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंडेंट रिवर। पहली बात तो लोगों को यही नहीं पता एसेंडेंट रिवर क्या है, क्योंकि ये जनरली जो पीसीएस की तैयारी करते हैं उनके लिए क्वेश्चन है। तो असेंडेंट रिवर वो होती है जो कि किसी भी हालत में अपनी ट्रेजेक्ट्री, यानी वो जहाँ से बह रही है उसको बदलती नहीं है, फिर चाहे वहाँ पे रेगिस्तान आ जाए चाहे वहाँ पे पहाड़ आ जाए। तो अच्छा, इसका क्या मतलब है, हिमालय भी उनकी दिशा नहीं मोड़ पाएगा। जी बिल्कुल, आप लोग सही कह रहे हैं। हिमालय का भी जब उत्थान हुआ तो वो भी उन नदियों की दिशाओं को नहीं मोड़ पाया, हिमालय खुद कटता चला गया वहाँ से। तो इसके एग्जाम्पल क्या है, इंडस रिवर, ब्रह्मपुत्र, सतलुज, कोसी, गंगा, करनाली, अरुण है, टीस्टा। अगर इनमें से कोई भी आपके ऑप्शन में थी तो यही असेंडेंट रिवर होती है। विच ऑफ द फॉलोअर ऑफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का पहला फॉलोअर कौन था, मतलब फॉलोअर जो महान शासक था। ठीक है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिन्हें गरीब या ख्वाजा गरीब नवाज भी कहा जाता है। ये अजमेर में इनकी फेमस दरगाह है। ये वही फेमस दरगाह है जहाँ पे बादशाह अकबर ने अपने बेटे सलीम के लिए दुआ मांगी थी कि उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हो।
तो ये है मोहम्मद बिन तुगलक। अकबर से पहले जब तुगलक राजवंश था तो उसमें मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो इनके फॉलोअर बने थे। सिचुएटेड है अजमेर में। व्हाट इज़ लिबरलाइजेशन? ठीक है, निज़ाम लिबरलाइजेशन क्या होता है इसकी डेफिनेशन पूछी थी। तो लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है? उदारीकरण। भारत में एक समय जब करंट अकाउंट डेफिसिट हो गया था और फाइनेंशियल इमरजेंसी लगने की सिचुएशन आ गई थी, तो भारत के विजनरी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नहीं, मनमोहन सिंह जी जो हैं उस समय वो फाइनेंस मिनिस्टर थे। नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, तो लिबरलाइजेशन को अडॉप्ट किया गया था। वक्त था सन 1992 1993। और लिबरलाइजेशन क्या होता है? लूजनिंग ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर द मॉनेटरी पॉलिसी। मतलब उदारीकरण की नीति को अपनाना लिबरलाइजेशन कहलाता है। मनमोहन सिंह जी का भी देहांत हुआ है, इस वजह से करंट अफेयर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। द थीम ऑफ विंग्स इंडिया 2024। थीम ऑफ विंग्स इंडिया 2024 क्या था? तो विंग्स इंडिया, पहली बात तो ये है क्या? ये एक जो है ऑर्गेनाइज करी गई थी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा अलॉन्ग विद एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड फिक्की। फिक्की क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स। ठीक है। तो इसकी थीम थी कनेक्टिंग इंडिया टू द वर्ल्ड इन अमृतकाल, सेटिंग द स्टेज फॉर इंडियन सिविल एविएशन एट द रेट 2047। अमृतकाल में जो है भारत को कैसे सिविल एविएशन में विश्व का शिरोमणि बनाना है, ये इसका मेन थीम था। दोस्तों, ज़्यादातर क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर के आ गया हूँ। इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और आगे के भी जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उसको लेके आने वाला हूँ। आपको बस क्या करना है, आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और ऐसी बहुत सारी वैकेंसीज़ जिनके कोई एग्ज़ाम नहीं होते हैं, डायरेक्ट इंटरव्यूज़ होते हैं, वो भी अपने चैनल पर डालते रहते हैं। तो कनेक्ट होने से आपको ये फ़ायदा भी मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। UNFCCC वॉज अडॉप्टेड ऑन। पहली बात तो आप बोलेंगे UNFCCC है क्या? तो UNFCCC है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जो विश्व स्तर की बहुत बड़ी क्लाइमेट कंजर्वेशन से रिलेटेड ट्रीटी है। ठीक है, ये कब हुई थी? ये हुई थी 9 मई 1992 को, ये साइन कर दी गई थी। मतलब ये अडॉप्ट कर ली गई थी और ओपन फॉर सिग्नेचर था 9 जून 1992। इन दोनों में से एक चीज़ पूछी थी, या तो अडॉप्ट कब करी गई थी या साइन कब करने के लिए मानी गई थी। जो भी पूछा था सारी रामायण आपके सामने रख दी गई है। क्वेश्चन नंबर 11। सिंगर एंड निकोल्सन मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन वॉज प्रपोज्ड इन विच ईयर? पहली बात तो बहुत ज़्यादा टफ है। सिंगर और निकोल्सन मॉडल जिन भी लोगों ने पढ़ा हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड, नीट के टॉपिक में से एक है। तो सिंगर निकोल्सन मॉडल जो है वो अडॉप्ट किया गया था ईयर 1972 में। फिर अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट? इनमें से कौन सी एक रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन नहीं है अपॉइंट किए जाने के एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट? तो नॉट पूछा था, क्या क्या क्वालिफिकेशन होती है वो मैं बताता हूँ। टू बी अ सुप्रीम कोर्ट जज इन इंडिया अ पर्सन मस्ट बी हैविंग फॉलोइंग क्वालिफिकेशन। नंबर 1, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। नंबर 2, फिर इनमें से कोई ना कोई मैट हो कि वो हाई कोर्ट का जज रहा हो कम से कम 5 साल के लिए, या फिर वो हाई कोर्ट में एडवोकेट रहा हो कम से कम 10 साल के लिए, या फिर वो प्रेसिडेंट की निगाह में डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट हो। इन तीनों में से कोई भी एक क्वालिफिकेशन हो। इसी के साथ साथ वो भारत का नागरिक हो तो वो फिर क्वालिफाई हो जाता है एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और इनमें से जो भी ऑप्शन नहीं था वही आंसर था। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ हम लोग बढ़ चले हैं। हु वॉज प्रेसिडेंट ड्यूरिंग पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट? पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट जो है उस समय भारत का वर्चस्व आगे बढ़ा था, भारत जो है वो न्यूक्लियर शक्ति बना था। उस समय प्रेसिडेंट कौन था? एग्जैक्ट क्वेश्चन में शायद प्राइम मिनिस्टर पूछा था, तो हमने क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया है। अच्छा, पोखरण 1 और पोखरण 2 ये भी मैं नहीं बता रहा हूँ, बच्चों की भावनाएं ध्यान रखते हुए। पोखरण 1 में जो है प्रेसिडेंट थे KR नारायणन। उस समय प्रधानमंत्री का दायित्व उठा रही थी इंदिरा गांधी जी। और वर्ष था 1974 और शुभ दिन था 18 मई का। मई की चिलचिलाती गर्मी और जैसलमेर का वो रेतीला मैदान जहाँ पे भारत ने अपने आप को न्यूक्लियर शक्ति के रूप में स्थापित किया था। उसी के बाद उसी को जब भारत की एक खास बात है कि जब हम न्यूक्लियर टेस्ट भी करते हैं तो उसको भी हम शांति के रूप में करते हैं, इसलिए प्रोजेक्ट का नाम रखा गया था प्रोजेक्ट स्माइलिंग बुद्धा। पोखरण टेस्ट दोबारा किया गया था, इस समय करा गया था 11 मई 1998। वही गर्मी की चिलचिलाती धूप। प्रधानमंत्री थे भारत रत्न विजय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, और उस समय पोखरण 2 का न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था। जो भी पूछा गया था वो आपको वहाँ पे टिक करना था। कनिष्क वॉज द रूलर ऑफ विच लाइन ऑफ सक्सेशन इन कुषाण डायनेस्टी? मतलब कुषाण डायनेस्टी में कनिष्क जो है वो कौन से नंबर के शासक थे? तो सबको पता होना चाहिए कुषाण डायनेस्टी की स्थापना किसने करी थी? कुजुल कंडफिस ने। और कनिष्क उसमें चौथे नंबर के राजा थे। इन्हीं के समय पे 4th नंबर का जो है वो बुद्धिस्ट मीट हुई थी जो कि कश्मीर में हुई थी।
ये हमें बात याद रखनी है। और क्या याद रखना है? वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इन विच हिस्टोरिक जजमेंट इट वॉज डिसाइडेड दैट डीपीएसपी कैन नॉट प्रिसाइड ओवर फंडामेंटल राइट। भारत का संविधान जब से बना है तब से एक ही डिस्कशन इसमें चलता आया है कि इसको प्रेफरेंस मिले फंडामेंटल राइट्स को या फिर डीपीएसपी को। इससे रिलेटेड बहुत सारे हिस्टोरिक जजमेंट आए हैं और सब ने प्रीवियस वाले जजमेंट को उल्टा कर दिया था। तो कौन सा हिस्टोरिक जजमेंट था जिसमें डीपीएसपी को फंडामेंटल राइट्स के ऊपर प्रधानता मिली थी? वो है चंपकम दोराई राजन केस, स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकम दोराई राजन। 1951 में ये हो गया था और उसके बाद अब ये स्थिति नहीं है। अभी फंडामेंटल राइट्स ऊपर हैं कुछ कुछ केसेस को छोड़ के। क्वेश्चन नंबर 16। इंडियन अंडर 19 हैज़ डिफीटेड पाकिस्तान इन विच स्पोर्ट। बड़ा ही ओपन एंडेड क्वेश्चन है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि भाई हॉकी में जूनियर मेंस हॉकी एशिया कप जो मस्कट में हुआ था 2024 में, उसमें इंडिया ने पाकिस्तान को हराया था। विच इंडिकेटर्स टर्न रेड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। जो एसिड और बेस पहचानने के लिए हम बहुत सारे इंडिकेटर यूज़ करते हैं, तो उसमें ऐसा कौन सा इंडिकेटर होता है जो एसिड की प्रेजेंस में रेड हो जाता है, उसे शर्म आ जाती है, लज्जा से उसका रंग लाल हो जाता है? तो वो है लिटमस टेस्ट। ठीक है। फिर ये बड़ा ही बदतमीजी कर दी इसमें। एंडेंजर्ड आउल स्पीशीज़ पूछ ली सेंट्रल इंडिया की। एंडेंजर्ड हाथी, घोड़े, मच्छर, क्या क्या याद रखे बच्चा? खैर, फॉरेस्ट आउलेट जो है वो एंडेंजर्ड स्पीशी है। पॉपुलेशन इसकी अभी कभी 1000 के लगभग बची है। वैकेंसी आउल्स में बहुत ज़्यादा कम है, 1000 वैकेंसी निकाली है। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011 व्हाट इज़ द हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। हिंदू दशकीय वृद्धि दर 2011 के सेंसस के हिसाब से क्या रही है? ठीक है, ये बात हमें 18 तारीख के पेपर में भी 2011 सेंसस के ऊपर आया था। वापस क्वेश्चन आया है तो हमें याद होना चाहिए 16.8%। जब हम प्रीलिम्स का डिस्कशन कर रहे थे टायर 1 का, तब भी ये क्वेश्चन आए थे, तब भी आप लोगों को अच्छे से रटाया गया था। मुस्लिम्स की जो है वो दशकीय वृद्धि दर क्या रही है? 24.6%। और ये पहला दशक रहा है 2001 से 2011 का जिसमें हिंदुओं की पॉपुलेशन इंडिया में 80% के नीचे रही हो। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज यूजिंग विच सॉफ्टवेयर टू ग्रांट लोन्स। बड़ा ही अजीब सा बेहुदा सा प्रश्न है। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी कौन से सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर रही है लोन देने के लिए? तो सॉफ्टवेयर का नाम है मिलान सॉफ्टवेयर। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।